हे एवरीवन। और बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेक्टर्स। प्योरली हम इसको वेक्टर्स ही बोलने वाले हैं। ओके। तो अब तक हमने बेसिक मैथ्स पूरा कर लिया है और उम्मीद करता हूँ किसी का बैकलॉग नहीं होगा। ठीक है। अगर बैकलॉग है तो जाके उसको कंप्लीट करो। वेक्टर्स फिर स्टार्ट किया जा सकता है। ओके। आइए, तो स्टार्ट किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना वेक्टर्स के क्लास 12 का फिजिक्स और क्लास 11 का फिजिक्स कुछ नहीं समझेगा। ओके। इट्स लाइक कि एक मैथमेटिकल टूल के जैसा है जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हमें सिंपल करके समझा देता है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो चैप्टर का नाम आप लोग डाल लीजिए और हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए, तो बेसिक सा डेफिनेशन। अरे ये नहीं गया क्या? चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं? वेक्टर्स। वेक्टर्स के पहले मैं आपको एकदम बेसिक्स, मैं मान के रखता हूँ कि आप लोग 9 सीखे आओ, आपको नहीं आता। ठीक है, क्योंकि स्केलर्स और वेक्टर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लास 9th में ही चैप्टर 1 में मिल जाता है, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। 9th का आपको वहां पे मिल जाता है, बट ठीक है, फिर भी मैं एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट करता हूँ। अपना जो सबसे पहला टर्म है जो हमको सीखना है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, सबसे पहला टर्म क्या है अपना? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो जिस चीज को मेजर किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। विच थिंग कैन बी मेजर्ड बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मापा जा सके बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ओके। विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग any physical instrument, which can be measured by using any physical instruments, any physical instruments are known as, are known as physical quantity, are known as physical quantities. ओके। जरा इसको लिखते रहो, तो एक फाइल भेजनी है। चलिए, तो जैसे कि हम लोग किन किन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं? एग्जाम्पल, भाई हम लोग मास को मेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल। हम लोग लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। हम लोग स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, फॉर्मूला है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग फोर्स को मेज़र कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। हम लोग डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को डेंसनेस को मेज़र किया जा सकता है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो ये सब क्या होंगी अपनी? ये सब अपनी होंगी फिजिकल क्वांटिटीज। तब इसका भाई भी आएगा। अब इसका भाई कौन होगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा ये अपना? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सेम, which cannot be measured by using any physical instrument are known as non physical quantity। चलो लिखो इसको। which cannot be measured, which cannot be measured by using, अरे यार 2 मिनट, हाथ का कड़ा दिक्कत दे रहा है। which cannot be measured by using any physical instrument, any physical instruments are known as
नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। एग्जाम्पल, हम किस चीज को मेजर नहीं कर सकते भैया? हमारी माँ का प्यार हम लोग मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। माता जी का प्यार मेजर नहीं किया जा सकता। धनिया का गोबर के लिए प्यार नहीं मेजर कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद में ओशन का वाटर, हमको पता है कि समुद्र में पानी है, ठीक है, लेकिन कितना पानी है परफेक्टली डेटा अपने पास नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। वाटर ऑफ ओशन, वाटर ऑफ ओशन। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं नहीं पता ना, हमें अनगिनत है। नंबर ऑफ स्टार्स। हमारे बाल गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना। ठीक है। तो दिस थिंग्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आगे जाके हमने फिजिकल क्वांटिटी को ही दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ओके। फिजिकल क्वांटिटी को ही हमने आगे जाके दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो दो ग्रुप्स कौन कौन से थे? सब लोगों को पता है भाई, ये तो नाइन्थ में हुआ ही होगा, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं यार, अभी पढ़ लो। सबसे पहला ग्रुप है आपका स्केलर, और दूसरा ग्रुप है आपका वेक्टर। ओके। देखो भाई, आप लोगों को तो ड्रॉ यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो सिस्टम है, आप लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग लिखो। और कॉपी कलम घिसना अच्छी बात होती है। चलिए, तो पहले वाले का नाम क्या है? पहले वाले का नाम है स्केलर, और दूसरे वाले का नाम है वेक्टर। ओके। काम करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, यहाँ लिखने के लिए ज्यादा जगह है ना। वेक्टर और ये अपना स्केलर। चलिए, अब देखिए स्केलर का मतलब क्या होता है। those physical quantities which have only magnitude and unit। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मास, मम्मा मास वाला नहीं, मास वाला मास। ओके, नहीं तो बोलोगे मम्मा मास आ गया सर जी। मास। ओके। मास मतलब क्या है कि हमको हमारी माता जी ने दुकान पे भेजा, बोली बेटा जा 4 किलो चावल ले आ। अब मैं दुकान को जाके क्या बोलूंगा? 4 किलो चावल दे। चार तो बोलूंगा नहीं मैं उसको, 4 किलो बोलूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? 4 किलो। ध्यान से देखना अभी, मास मेरा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। ये मेरा क्या हो गया? कोई नंबर या मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर को मैग्नीट्यूड भी बोलेंगे। ओके। तो ये मेरा हो गया एक नंबर, और ये मेरा क्या होगा? ये मेरा हो गया यूनिट, मतलब एन इंटू यू। मतलब अगर किसी को भी फिजिकल क्वांटिटी बनना है, तो दैट मस्ट बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट, अदरवाइज वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन सकता है। क्लियर एकदम? काहे नहीं हो रहा है ये? चलिए, देखिए यहाँ पर, तो इसके पास क्या होना चाहिए? नंबर और यूनिट होना चाहिए, और हम लोग नंबर को ही मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। हम लोग नंबर को ही मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है। तो लिखिए स्टेटमेंट भाई। those physical quantities, those physical quantities which have only magnitude, which have only magnitude and unit, are known as scalar physical quantity, or scalar quantities are known as scalar quantities। क्लियर एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए,
अब इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। स्केलर में सबको पता है, सबसे पहला आपका मास, देन लेंथ, देन आपका टाइम, देन वॉल्यूम। ठीक है, ये सब क्या है, इन सब के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है, इनके पास डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन इसके पास होता है। ठीक है, ठोस फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख लो यार, डिस्टेंस एंड स्पीड। देखो, ठोस फिजिकल क्वांटिटीज ठोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली, ये पेन हैंग क्यों हो रहा है? ठोस फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude, direction and unit। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और यूनिट हो, क्या उसको बोलूंगा? बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्शन तो होना जरूरी ही है उसको वेक्टर बनने के लिए, लेकिन एक चीज की जरूरत और भी है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट एंड इट ओबेज, इट ओबेज और फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो, ये एक लॉ होता है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर किसी को वेक्टर बनना है तो उसको इन चारों चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सी चारों चीजें? सबसे पहले जो उसका मैग्नीट्यूड हो, फिर उसके पास में उसका डायरेक्शन हो, एंड उसके पास में क्या हो? यूनिट हो। एंड इट ओबेज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तब जाके वो क्या बनेगा? तब जाके वो पूरा पूरा वेक्टर बनेगा। अदरवाइज हम उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे कि एक वायर है ये, ओके, और इस वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट आई इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब ये आई अगर आगे जाके दो वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा? मान लो आधा आधा करंट अगर जाता है तो यहाँ पे I/2 जाएगा, यहाँ पे I/2, या फिर यहाँ पे I1 लिख लो और यहाँ पे I2 लिख लो। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसका जो एडिशन है ये नॉर्मल एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसके लिए जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या आएगा? वो स्केलर क्वांटिटी आती है। डायरेक्शन भी दिखाते हैं हम, मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, लेकिन ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो नहीं करता? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, चलिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मान लो एग्जांपल लिया, अरे कहीं मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा? थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। लेट इट बी सपोज कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया स्पीड का, थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए ना इसको, कुछ ज्यादा ही दूर दूर हो गया है। आई गेस हैंग हो रहा है ससुरा ये। होना तो नहीं चाहिए इसको हैंग, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है।
बच्चों अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर मालूम हो कि ऐसे के लिए सिखाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट पड़ता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे को एक बार बता देना। ओके, चलिए। आइए, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की। तो अगर स्पीड मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट का लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्केलर है। क्यों? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है इसके पास, नंबर और यूनिट है बस। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन ऐड होते ही ये भाई साहब मेरे क्या बन जाएंगे? स्पीड से बन जाएंगे वेलोसिटी। आपको पता होगा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फर्क होता है विद डायरेक्शन और विदाउट डायरेक्शन में। समझ गए? ओके, चलिए। तो भाई इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? सबसे पहले तो डिस्टेंस भी आपका डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया, देन आपका फोर्स हो गया, देन आपका एक्सलरेशन हो गया, देन मोमेंटम हो गया। नाम तो सबने सुन के रखा ही होगा। ओके, देन अभी देखा हमने कि अपना वेलोसिटी हो गया। ये सब क्या है अपने? ये सब अपने वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके, आई गेस यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर अपने वेक्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्केलर पढ़ के इतना कुछ अपने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो शुरू होती ही खत्म हो चुका है। अब ये क्लास 11th में आपके चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स के नाम से है, बट डेफिनेटली वेक्टर्स वहां जितना दिया गया है वो बहुत कम है। दैट इज 1% ऑफ द टोटल वेक्टर। और जो सीटी में सवाल पूछे हैं भाई, भाई साहब सीधा जेई का सवाल उठा के पूछा गया वहां पे। समझ गए? तो एकदम दिमाग खुला रखना है। जितना सिखा रहा हूँ, जैसे सिखा रहा हूँ, पढ़ते रहना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब वेक्टर स्टार्ट करने के पहले मेरे को आपको एक कैलकुलेशन सिखाना है, ताकि आगे जाके वो कैलकुलेशन हमें ज्यादा भारी ना पड़े। चलिए, एक अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे एक बीच में से एक ऐसा लाइन खींचा, और मैंने आपको पूछ लिया कि बताओ बच्चा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सीधी सी बात है। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन डालूंगा और इसको नाम दे दूंगा मैं x1। और यहाँ पे एक लाइन डालूंगा कि यहाँ पे जो मेरा कोऑर्डिनेट बन रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट मेरा बन रहा होगा? जैसे एक्स कॉमा वाई, हम सबको पता है ग्राफ के में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनता है एक्स कॉमा वाई, और ये मेरा होगा वाई, y1, मतलब x1 कॉमा y1 कोऑर्डिनेट मेरा होगा। ओके, x1 y1 मेरा कोऑर्डिनेट होगा, और मैं इसका नाम रख देता हूँ r। तो अब r का मैग्नीट्यूड कितना होगा? भाई सिंपल सिंपल सा दिख रहा है कि सर जी ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। आप लोग लिखने को लिख सकते हो, बट मैं अगर यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, ओके, तो यहाँ पे जो मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है मेरे को? स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओके, समझ गए इतना? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहूँ, ध्यान से देखना कि इसकी वैल्यू x1 है और इसकी वैल्यू y1 है। तो यहाँ से मेरे को साइन थीटा क्या मिलने वाला है? साफ साफ बताओ जरा। दैट इज y1 अपॉन आर। बिल्कुल। यहाँ से मेरे को कॉस थीटा क्या मिलने वाला है? कॉस थीटा मेरे को मिलने वाला है दैट इज x1 अपॉन आर। कॉस थीटा विल बिकम
x1 अपॉन आर। ओके, नाउ स्क्वायर और ऐड करके जोड़ दो इनको, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, y1 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका डिनोमिनेटर कॉमन लूंगा मैं, इट विल बिकम आर स्क्वायर, इट विल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ पे भेज दो, तो इट विल बिकम आर स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। भाई साहब सेम इक्वेशन मिल गया बट हमको बाय डिफरेंट अप्रोच। तो यहाँ से मेरे को r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। समझ गए? कोई परेशानी आपको? बिल्कुल भी नहीं, क्लियर एकदम। तो ये है अपना मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका, दो अलग अलग मेथड्स के साथ में। लेकिन ये 2D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट भी पता है हमको, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं अपने, जैसे कि इसको देख लो, ये अपना क्या है, अपना एक 3D ऑब्जेक्ट है ये, जहां पे आपको एक्स एक्सिस भी मिलने वाला है, ओके, वाई भी मिलने वाला है और एक जेड भी मिलने वाला है। बच्चों हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं, ओके, जहाँ पे 3D थर्ड कोऑर्डिनेट अपना होता है हाइट। अगर आप लोग अपने रूम का कॉर्नर देखोगे ना, ये रूम का कॉर्नर देखो, यहाँ पर एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट डाउनवर्ड में भी है। समझ गए? ये अपना 3D कोऑर्डिनेट होता है, समझ गए? चलिए, तो अगर यहाँ से मैं एक इमेजिनरी लाइन खींचूं इस पॉइंट पे, ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है अपना, ओके, जरा सोच के बताना, ध्यान से देखो, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखना है भी आपको, ओके, कोऑर्डिनेट्स लिखना सिखा रहा हूं मैं आपको। चलो, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, ओके। चलिए, अब देखिए जरा, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा कोऑर्डिनेट? भाई साहब ये अपना ओरिजिन है 0,0, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं इसको डिस्टेंस एक्स मानूं तो ये मेरा होगा 0,x। अच्छा, इस यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट है ना, तो ये आपका 0,0,0 बनेगा, ओके। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो जरा, मेरा एक्स एक्सिस पे मैंने इस डिस्टेंस को ही x मान लिया है, तो इट विल बिकम x,0,0, जहाँ पे y और z 0 है। ये एक्स जेड प्लेन है, ध्यान देना, ये प्लेन कौन सा है आपका, ये आपका एक्स जेड प्लेन है, ओके। थोड़ा इसको रंग दिया जाए यार, ये अपना एक्जेड, ये क्या अपना एक्जेड प्लेन है, ये अपना वाई जेड प्लेन है और ये अपना एक्स वाई प्लेन है। समझ गए? क्लियर एकदम। चलिए, नहीं रुको, लास्ट वाले को दूसरा रंग देता हूं मैं। कौन सा दूं? लेट इट बी ब्लू। अरे ग्रीन हो रहा है ये। चलिए, कोऑर्डिनेट्स लिखिए। इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0,0,0। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, ये वाला कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई 0 है तो 0,0,z। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो केवल एक्स और जेड है, तो x,0,z। इस पे y नहीं है, x,0,z, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये लेंथ मेरी y है और ये लेंथ मेरा z है, ठीक है, ये लेंथ मेरी y है यहाँ तक और यहाँ तक ये लेंथ मेरी z है, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, यहाँ पे y है, x और z 0 है, तो 0,y,0, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो जहाँ पे सिर्फ क्या है, y और z है, x नहीं है, तो 0,
देखो सिर्फ y और z है यहाँ पर, ओके। यहाँ से 0, y, z। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो केवल एक्स वाई प्लेन है, तो x, y, 0 सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने। बहुत बढ़िया। सिर्फ ये एक कोऑर्डिनेट अपना यहाँ पर बचा हुआ है। क्या मिल जाएगा ये? इसके पास x भी है, ओके, z भी है और इसके पास y भी है। तो ये अपना बन जाएगा x, y, z। क्लियर एकदम। देखो यहाँ पे जाने के लिए मेरे को z भी चाहिए, ओके, मतलब इसकी लेंथ x होगी ना, मेरे को x भी चाहिए, फिर मेरे को यहाँ पे z भी चाहिए और यहाँ पे मुझे y भी चाहिए। तभी तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ, नहीं तो पहुंच थोड़ी सकता हूँ। देखो मुझे अगर यहाँ पे जाना है तो मेरा पाथ क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं किस पे चलूंगा? x पे चलूंगा, देन किस पे चलूंगा? z पे चलूंगा, देन किस पे चलूंगा मैं? y पे चलूंगा। बिल्कुल। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास x, y, z तीनों होगा। ठीक है। अब अपना टास्क क्या पता है? अपना टास्क है इस को मैं नाम दे देता हूं r। इसकी लेंथ पता करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ r और वैल्यू ऑफ r। लेंथ ऑफ r की वैल्यू पता करनी है हमें, ओके। चलिए, इसका शेप कौन सा है? क्यूब है ये। क्यूब मतलब क्या होगा यहाँ पर? ये क्यूब का मतलब है कि ये प्रॉपर क्या होगा आपका? स्क्वायर होगा। साइड स्क्वायर। एक काम करो, क्यूबॉइड ले लो, नहीं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम माननी पड़ेगी ना। इसको क्यूबॉइड मान लो, ओके। चलिए, तो इसकी वैल्यू पता की जाए। आइए, अब ध्यान से देखना जरा आप लोग, मैं ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल रहा हूँ, ओके। ये यहाँ से ना ये रंग भी निकालना पड़ेगा यार, 2 मिनट। हाँ, पहले ही रंग देना चाहिए था, चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, मुझे इस आर का लेंथ चाहिए। तो ये आर मेरा क्या इस फेस के ऊपर नहीं है? जस्ट इमेजिन कि मैं अगर यहाँ से एक डायगोनल खींचता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक इनविजिबल एरिया मिल गया है, देख रहे हो, जो कि मुझे दिख नहीं रहा लेकिन वो वहां पे है। कौन सा एरिया? मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, 3D एरिया, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो। ठीक है। अब अगर ध्यान दो, मेरे पास इसका लेंथ है y, मेरे पास सिर्फ इसका लेंथ नहीं है और इसका लेंथ मुझे फाइंड करना है। तो अगर नीचे वाले को ध्यान से देखो, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा होगा आपका? बिल्कुल बना रहा होगा। तो इस वाले का लेंथ कितना मिल जाएगा आपको? भाई साहब, ये यहाँ से x है, ये z है, और ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू आपकी होगी x² प्लस z² का रूट। समझ गए? और ये अपना y हो गया। मतलब मैं अगर इसको एज अ ट्रायंगल बाहर निकालता हूं मैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा मेरे को। ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा है अपना? ये एंगल अपना बन रहा है 90 डिग्री। ये देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है अपना। ये अपना r है, ये अपना y है, और ये अपना अंडर रूट ऑफ x² प्लस z² है। ठीक है। इट मीन्स कि मैं यहां पर इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। वाह, एक साथ नहीं जाएंगे ना सब, हिल हुल के जाएंगे, बुड़बक नहीं तो। ये नहीं कि चुपचाप खसक जाए। आज मेरा सॉफ्टवेयर ना कुछ ज्यादा ही हैंग मार रहा है। चलिए भाई, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए अपने को? सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा? y² प्लस स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ x² प्लस z² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या मिलेगा मेरे को? x² मिलेगा प्लस y² मिलेगा प्लस z² मिलेगा, मेरे को r² की वैल्यू, मतलब r की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? स्क्वायर रूट ऑफ x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरी होगी। क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल। समझ गए एकदम। तो क्यूब के अंदर या फिर क्यूबॉइड के अंदर जो डायगोनल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। एकदम साफ साफ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, फिर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रॉपर वेक्टर। ओके बच्चों, चलो ठीक है। तो एक बार कमेंट कमेंट करके आप सब लोग मुझको बता दीजिए कि आप सब लोग को पूरा समझ में आ गया है। ओके चलिए आइए अब शुरू करते हैं अपना प्रॉपर वेक्टर्स। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना आ गया है और मैग्नीट्यूड याद हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके वेक्टर्स देखिए, वेक्टर्स के पास क्या क्या होता है। यूनिट तो सबके पास रहेगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना ही होगा। मतलब अपने वेक्टर के पास खास बात क्या है कि भैया उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड है और एक हम लोग उसको जो एक्स्ट्रा चीज देख रहे हैं वो उसके पास क्या है, उसका डायरेक्शन भी है। ठीक है चलिए अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एरो है। ओके सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वेक्टर। नाम डालिए टॉपिक का प्रॉपर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके वेक्टर में जो ये पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। और जो ये वाला पॉइंट होता है ना बच्चों, इस वाले पॉइंट को हम लोग टेल बोलते हैं। ओके और जो इसकी लंबाई होती है ना, लेंथ, इसके लेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। क्लियर एकदम, समझ में आ गया। हेड, टेल और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हेड का काम क्या होता है इसके, इसके हेड का काम होता है डायरेक्शन दिखाना। क्या क्या काम होता है इसका मेरे प्यारे बच्चों, इसका काम होता है डायरेक्शन दिखाना। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा चमक गया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए कैमरा सही से चल रहा है ना, चल रहा है। चलिए देखिए अब सपोज कीजिए मेरे को वेक्टर लिखना है। ओके तो वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है। अगर आप किसी वेक्टर को लिख रहे हो ना तो सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड इनटू उसके डायरेक्शन से उसका मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होता है। क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जैसे कि मेरे यहाँ पे मेरे पास कोई रैंडम अल्फ़ाबेट है आर, लेकिन ये आर वेक्टर है, तो मेरे को इसके ऊपर क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एरो लगाना होगा। समझ गए। तो जैसे ही इसके माथे पे एरो चिपकेगा इट विल बिकम सुहागन एंड वेक्टर। समझ गए। तो इसके माथे पे क्या है, जैसे इसके माथे पे एरो लगता है, ये क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा। ओके तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है ये तो पूरा पूरा है वेक्टर आर, इसको हम लोग इसको ऐसे रीड भी करेंगे, वेक्टर आर बोलूंगा मैं इसको। ओके अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखने के दो दो तरीके। कौन कौन से, सबसे पहला तरीका है कि इसको किसी मैग्नीट्यूड में बंद कर दिया जाए, ये मॉड फंक्शन होता है। ओके इसको हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। इसके बीच में जो भी जाएगा हम लोग उसका सिर्फ नंबर देखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ही देखते हैं। ओके दूसरा तरीका क्या है, सीधा सीधा सिर्फ और सिंगल अल्फाबेट लिख दिया जाए, ना मॉड लगाओ ना वेक्टर लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। लिखने के दो तरीके, वेक्टर को मॉड में बंद कर दो या फिर सिर्फ उसका अल्फाबेट लिख दो। ओके दूसरा तरीका, और इसका भी है, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, डायरेक्शन ऑफ आर। वेक्टर आर का डायरेक्शन लिखने का एक ही तरीका है, उसके माथे पे टोपी पहना दो, ये डायरेक्शन लिखने का तरीका होता है। कोई भी वेक्टर हो, जैसे कि मैंने रैंडम वेक्टर लिया, मैंने लिया वेक्टर पी,
ठीक है, तो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पी हो जाएगा, या फिर मॉड ऑफ पी, या फिर उसका यूनिट वेक्टर या फिर उसका डायरेक्शन जो होगा वो पी कैप हो जाएगा। बस, तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड निकाल दो या फिर उसको मॉड में बंद कर दो, ऐसा भी मैग्नीट्यूड बता सकते हो। और अगर डायरेक्शन दिखाना है तो उसके ऊपर कैप लगा दो, सीधा सीधा। तो यहाँ पे जो मेरा वेक्टर आर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले तो उसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ओके, मतलब मॉड फंक्शन इनटू, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, डायरेक्शन के लिए आर कैप लिख दूंगा ना, कैप, डायरेक्शन के लिए मेरा बन जाएगा आर कैप, ओके। और कैसे लिख सकता हूँ इसको, वेक्टर आर इक्वल्स टू आर इंटू आर कैप, मैग्नीट्यूड वाले की जगह सिंगल सिंगल सीधा अल्फाबेट लिख दो, ये भी आपका मैग्नीट्यूड का ही काम करेगा। क्लियर एकदम, लिखने का तरीका सीख गए आप लोग, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं, स्लाइड खत्म क्या, चलिए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ग्राफ कौन कौन निकाले यार बार बार, सीधा उठाओ मारो झम से कॉपी और नहीं दोगे। चलिए, सपोज करिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड दैट ऑब्जेक्ट is moving with speed of 20 meter per second in east direction, 20 meter per second in east direction, क्लियर। अब अगर यही ऑब्जेक्ट यहां भाग रहा होता, ठीक है, तो हम लोग स्पीड क्या लिखते, पूरा डेटा की मैं इसको बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पूरा डेटा लिखता 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, इसको हम लोग ईस्ट पढ़ते हैं और इसको हम लोग नॉर्थ पढ़ते हैं, इतना तो आपको मालूम ही होगा, ओके। चलिए अब क्या मैं बार बार ऐसे लिखूंगा, मुझे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए, क्या मैं इसको बार बार लिखूंगा ऐसे, बिल्कुल भी नहीं ना। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए होगा अल्टरनेट वे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है तो ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन मुझे बताना है, क्योंकि ये वेक्टर है, डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसके वेक्टर को बताने के लिए हम लोग ने यहाँ पे कुछ यूनिट वेक्टर डिफाइन किए, आई कैप, जे कैप और के कैप। अभी हमने पीछे देखा था कि ये डायरेक्शन को डिनोट करते हैं और इनको यूनिट वेक्टर्स भी बोला जाता है, आगे मैं बताऊंगा यूनिट वेक्टर्स मतलब क्या होता है, सिर्फ फिलहाल के लिए इतना देखो अभी, ओके। तो अगर आई कैप यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या होगा, ये शो कर रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को। जे कैप किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को। के कैप किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस को। समझ गए किसको शो कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस को शो कर रहा है। तो अगर यहां पर ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है, इसको मैं दूसरे दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, ओके। कैसे, सबसे पहली बात तो ये मेरा क्या है, वेक्टर है, नाम दे दो v1, इसको नाम दे दो v2, लो भाई v1 v2 ले लो, ओके। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 20 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस क्या है उसके लिए, आई कैप,
बस। तो आई कैप देख के मुझे क्या समझ में आएगा कि ये 20 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस में चल रहा है। इसकी वैल्यू देखो 20 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस। तो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आएगा, अगर मैंने जे कैप देख लिया तो मैं क्या बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, जेड मीन्स ये वाई एक्सिस में है, मतलब जे कैप में है। समझ गए? कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब क्या अपना 3D ऑब्जेक्ट नहीं होता, 3D ऑब्जेक्ट भी तो होता है मेरे प्यारे भाई। अभी तो देखा था हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके। तो इसमें क्या होता है, ये अपना है एक्स एक्सिस, ये अपना है वाई एक्सिस और ये अपना है जेड एक्सिस। तो ध्यान देना जरा इसके ऊपर कि यहाँ पे जो कोई भी रहेगा उसके लिए यूनिट वेक्टर कितना है, आई कैप मतलब डायरेक्शनल वेक्टर, और इसके लिए कितना होगा वो जे कैप, और इसके लिए क्या होगा वो के कैप हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। इतना समझ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया है। ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर वेक्टर ए लिखना है, ठीक है, लेट सपोज कि आप एक्स और वाई में नहीं जा रहे हो, आप लोगों का कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पर है। ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास x1 भी है और y1 भी है, मतलब आप लोग x में भी आगे बढ़े हो और आप लोग अब y में भी आगे बढ़े हो। कैसे बताएंगे हम लोग? तो हम लोगों को x और y एक्सिस का पूरा डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख के दिखा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो। ओके। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके। तो आई गेस आप लोग वेक्टर लिखना सीख गए रहोगे। ठीक है। तो इसके बाद आप लोग यूनिट वेक्टर भी देख ही लो यार, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कब से बातें किए जा रहे हैं हम लोग उसका। यूनिट वेक्टर का यूज क्यों होता है? यूनिट वेक्टर का यूज होता है यूज्ड फॉर डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। ओके। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर लिया, लेट इट बी वेक्टर ए। लिखूंगा मैं कैसे इसको? इसको मैं लिख दूंगा ए इंटू ए कैप। कैसे लिखूंगा मैं इसको? ए इंटू ए कैप करके मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके। पहचानूंगा कैसे? इसका मतलब होगा आपका वेक्टर, इसका मतलब होगा आपके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डायरेक्शन। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा डायरेक्शन। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये मेरा है पूरा पूरा वेक्टर। ओके। ये मेरा है पूरा पूरा वेक्टर। अगर मैंने यहाँ पे ए कैप लिख दिया तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मैं डायरेक्शन को ही यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसको मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। क्लियर एकदम? चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये मेरा है वेक्टर ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दिस इज माय ए कैप। ओके। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो ध्यान दीजिए जरा, ये ए कैप नीचे जाएगा मेरा, सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके। ओके। तो मुझे यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये मैग्नीट्यूड को नीचे भेज दूंगा। लिखने का दूसरा तरीका क्या है इसका? हमको ही पता है कि हम लोग मैग्नीट्यूड को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन बाय ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है। अब देखो क्या डिफाइंड नहीं है, कॉमन मिस्टेक जो की जा सकती है कि अगर वेक्टर ए लिखा हुआ है तो ए इंटू ए कैप, अगर किसी ने ए निकालने के लिए मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर वेक्टर ए बाय ए कैप अगर यहाँ पे करता है वो, तो ध्यान में रखना कि ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। वेक्टर बाय वेक्टर
वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, वेक्टर बाय वेक्टर इज अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, ये नहीं होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का अलग मेथड है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके ओके, तो वेक्टर बाय वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है ना, हम लोग इसको डिफाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना, वेक्टर बाय वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, इसका मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है बस। तो सिर्फ यही फॉर्म प्रॉपर चलेगा। हम मैग्नीट्यूड को निकालेंगे नहीं, मैग्नीट्यूड को खुद भेज देंगे नीचे, भैया तू जा डिवाइड हो जा। इसको निकालने का दूसरा तरीका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना आई कैप जे कैप को के कैप को लिखने का दूसरा तरीका भी देखते हैं एक, क्योंकि हम लोग अल्फाबेट में भी लिखते हैं ना उसको, इसके लिए कि अगर अपने पास डायरेक्शन नहीं पता है तो क्या हम लोग लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं यार। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा आई कैप और एक्स कैप। इसके लिए हम जे कैप लिखते हैं, आप लोग चाहे तो इसको वाई कैप लिख दो। इसके लिए हम लोग के कैप लिखते हैं, आप चाहो तो जेड कैप लिख दो। एक ही बात है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, सब एक है। ओके, ये सारे के सारे हैं यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, यूनिट माने 1। तो ये बात नोट करके ध्यान में रखना। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मतलब कि मेरे लिए यूनिट वेक्टर कौन कौन है? आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स कैप, जेड कैप और वाई कैप। तो मतलब कि मैं अगर यहाँ पे आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखने जाऊं तो ये एक्स कैप के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। इनका मैग्नीट्यूड अंदर कुछ भी रखा हो सब जोड़ जाड़ के 1 बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ ध्यान में रखना है अभी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज 1। जैसे कि मेरा नाम है अंकुश, तो मैंने यहाँ पे लिया ए कैप का मैग्नीट्यूड 1। मेरे दोस्त का नाम है शुभम, मैंने यहाँ पे लिया एस कैप का मैग्नीट्यूड 1। कोई लेट इट भी रैंडम वेक्टर एस होगा अपने पास में, समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास? जे कैप होगा, जे कैप और वाई कैप का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा 1, के कैप और जेड कैप का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा 1। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अपने को मैग्नीट्यूड मिल गया, बट एक बात और ध्यान में रखना, इनका यूनिट वेक्टर सेम है, ये आपस में सेम नहीं है। कभी गलती से आप लोग देखो ऐसा लिख सकते हो कि आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप, ये सब 1 के बराबर है, ये इनका मैग्नीट्यूड है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये आपस में खुद बराबर नहीं है, इनका डायरेक्शनल वेक्टर सेम नहीं है। आई कैप इज नॉट इक्वल्स टू जे कैप एंड जे कैप इज नॉट इक्वल्स टू के कैप, ये तीनों आपस में इक्वल टू नहीं है। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी स्लाइड को कॉपी करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, दैट इज पॉइंट P, और इसका ये मैग्नीट्यूड है एक्स नॉट। ओके, अरे सीधा कहीं नहीं होता। मैंने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिया है, पॉइंट Q, और इसका मैग्नीट्यूड है वाई नॉट। और यहाँ पे अपना एक तीसरा पॉइंट है Z। ओके, और ये पॉइंट है S जिसका मैग्नीट्यूड है Z नॉट, और ये सबका सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन O।
अब ध्यान से देखने पे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये सबके सब क्या है, वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर्स को शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले क्या है, ओपी वेक्टर है, फिर उसके बाद में कौन सा है, ओ क्यू वेक्टर है, देन ओ एस वेक्टर है मेरे पास। अब वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने पहले बताया था, वेक्टर इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स नॉट है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड एक्स नॉट और डायरेक्शन क्या है इसका, आई कैप। और ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इज एक्स नॉट, ऐसा भी बताया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं ओपी वेक्टर इनिशियल लेवल पे लिखना चाहूँ बेसिक में, कैसे लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना जरा। मेरा जो ओपी वेक्टर है इनिशियली स्टेज में उसको ऐसा ही लिखूंगा, ओपी वेक्टर इनटू ओपी कैप उसका डायरेक्शन, फिर उसके बाद में ओ क्यू वेक्टर, कैसे लिखूंगा मैं उसको, उसको लिखूंगा मैं ओ क्यू वेक्टर इंटू ओ क्यू कैप, देन उसके बाद में ओ एस वेक्टर, कैसे लिख दूंगा मैं उसको, ओ एस वेक्टर और यहाँ पे ओ एस कैप। समझ गए। बट अपने पास इनकी वैल्यू है, ओ क्यू वेक्टर क्या है मेरा यहाँ पर, ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है भैया कितना है, वाई नॉट है। ओ एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरा, ओ एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा जेड नॉट है। डायरेक्शन हम सबको पता है, ये एक्स कैप, ये सॉरी ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप है। सब्स्टिट्यूट कर दो बस अब यहाँ पे। ओ क्यू वेक्टर क्या बनने वाला है मेरा, ये मेरा बन जाएगा वाई नॉट जे कैप और ये मेरा बन जाएगा जेड नॉट के कैप। क्लियर एकदम, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसके आगे इसके बाद का टॉपिक है अपना प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। तो इसके बाद का अपना अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो आज जितना सिखाया उसको अच्छे से रिवाइज करना, वेक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो क्यूआर कोड दिया हुआ है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके स्कैन स्कैन कर लेना, क्योंकि इन्हीं ग्रुप्स के अंदर इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। ठीक है, और बेसिक मैथ्स का एक प्रैक्टिस शीट भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आई होप कि आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो अपना था वो था ये वाला, जहाँ पे हमने ये डेरिवेशन करके देखा कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, रिवाइज करना है, और मिलते हैं हम लोग अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय बाय।